नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज आ गए हम फिर नई जानकारी लेकर, क्योंकि हर नई जानकारी से अपडेट रखना हमारा कर्तव्य, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका कर्तव्य। जी हाँ दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जैसे कि विशाखापट्टनम गैस त्रासदी के बाद में हम बात करेंगे राज्यसभा से। राज्यसभा भी वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही है, क्योंकि इसमें राजस्थान में कुछ सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, साथ ही 1-2 सदस्यों का मनोनयन भी राज्यसभा में किया गया था। उसके बाद में हम बात करेंगे भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त से संबंधित, साथ ही केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित बात हम करने वाले हैं। उसके बाद में हम संसद की स्थायी समिति से संबंधित बात करेंगे, क्योंकि इसमें हाल ही में लोक लेखा समिति का गठन किया गया था, नई लोक लेखा समिति का। और उसके बाद में हम कुछ और तथ्यों के बारे में बात करेंगे। शुरू कर लेते हैं आज का हम सेशन। तो आपसे निवेदन है कि आप लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं विशाखापट्टनम गैस त्रासदी। जी हाँ दोस्तों, विशाखापट्टनम गैस त्रासदी जो कि भारतीयों को एक बार पुनः याद दिला देती है भोपाल गैस त्रासदी कांड की। विशाखापट्टनम गैस त्रासदी जो कि घटित होती है 7 मई 2020। जी हाँ दोस्तों, ये 7 मई 2020 को सुबह के लगभग ये त्रासदी घटित होती है। कहाँ घटित होती है? ये घटित होती है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। और किस प्लांट में या किस कंपनी में घटित होती है? तो कंपनी का नाम है एलजी पॉलीमर प्लांट से, और गैस का नाम था स्टाइरिन या स्टीरिन गैस। जी हाँ दोस्तों, विशाखापट्टनम गैस त्रासदी 7 मई 2020 को घटित होती है। इस दिन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट से स्टाइरिन गैस का रिसाव होता है, जिससे लगभग 5 गांव प्रभावित होते हैं। स्टाइरिन गैस से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और इससे कुछ लोगों की जानें भी चली जाती है, जो कि भोपाल गैस त्रासदी कांड को एक बार पुनः दोहरा देता है। बात कर लेते हैं स्टाइरिन गैस क्या है। तो स्टाइरिन गैस या स्टीरिन एक रासायनिक यौगिक है, जिसे न्यूरोटॉक्सिन्स के नाम से भी जाना जाता है। जी दोस्तों, स्टाइरिन या स्टीरिन को किस नाम से जाना जाता है? इसे न्यूरोटॉक्सिन्स के नाम से भी जाना जाता है। किस में उपयोग होता है इस गैस का उपयोग? तो मित्रों, स्टाइरिन गैस का उपयोग पॉलीस्टाइरिन प्लास्टिक बनाने में, फाइबर ग्लास और रबड़ बनाने में होता है। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि विशाखापट्टनम गैस त्रासदी कब घटित हुई थी, तो ये घटित हुई थी 7 मई 2020 को। कहाँ घटित हुई थी? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो गैस का रिसाव हुआ था स्टाइरिन गैस का। तो मित्रों, विशाखापट्टनम गैस त्रासदी से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और भी कोई प्रश्न हो या इससे संबंधित कोई डाउट हो तो मित्रों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके बाद बात कर लेते हैं हम राज्यसभा से संबंधित। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है? देखिए, राज्यसभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन है वो अधिकतम 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 80(1) के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 80 का 3 कहता है कि ये सदस्य जिनको राष्ट्रपति मनोनीत कर रहा है वो कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा से संबंधित होने चाहिए। किससे संबंधित होने चाहिए? वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित होने चाहिए। अगर प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद अगर पूछ ले तो अनुच्छेद 80(1) के तहत मनोनीत किए जाते हैं। और इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वैसे राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और इसमें भी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि निर्वाचित सदस्य है वो प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 निर्वाचित सदस्य है वो पदमुक्त होते हैं, साथ ही 1/3 ही पुनः निर्वाचित होते हैं। साथ ही मनोनीत जो सदस्य है वो प्रति 2 वर्ष बाद 1/2 पदमुक्त होते हैं और 1/2 ही पुनः मनोनीत होते हैं। यानी प्रति 2 वर्ष बाद 1/2 पदमुक्त हो रहे हैं और 1/2 पुनः मनोनीत किए जा रहे हैं। ये मनोनीत वालों की शर्त है। और निर्वाचित वाले प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 पदमुक्त होते हैं, 1/3 पुनः निर्वाचित होते हैं।
और निर्वाचित सदस्य है वो राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किए जाते हैं। तो ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि हाल ही में राजस्थान में 3 सदस्यों को राज्यसभा में निर्वाचित किया गया था और ये तीनों नवनिर्वाचित सदस्य हैं धीरज डांगी जो कि कांग्रेस के थे, साथ ही श्री सी वेणुगोपाल है वो कांग्रेस के थे और श्री राजेंद्र गहलोत वो बीजेपी के थे। तो हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले 3 सदस्य कौन कौन है, तो वो है श्री नीरज डांगी, श्री राजेंद्र गहलोत और श्री सी वेणुगोपाल। इन तीन सदस्यों को राज्यसभा में निर्वाचित किया गया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन सदस्यों को राज्यसभा में हाल ही में निर्वाचित नहीं किया गया, या हाल ही में निम्न में से कौन सा सदस्य राज्यसभा का सदस्य नहीं बना, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इसका भी विशेष तौर से ध्यान रखें और आप इसका स्क्रीनशॉट भी अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इन्होंने अपनी शपथ है वो 20 जून 2020 को ली थी। इनका कार्य प्रारंभ यहीं से होता है। प्रश्न से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ, तो मित्रों राज्यसभा का गठन है 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और एक प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण है वो यह है कि हाल ही में श्री रंजन गोगोई को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया और सर्वोच्च न्यायालय से राज्यसभा के सदस्य बनने वाले ये तीसरे मुख्य न्यायाधीश थे। तीसरे न्यायाधीश जो कि सर्वोच्च न्यायालय से राज्यसभा के सदस्य बने हैं वो कौन है, तो वो है रंजन गोगोई। और मनोनीत होने वाले ये पहले सदस्य हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय से राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाले पहले न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई और राज्यसभा के सदस्य बनने वाले तीसरे न्यायाधीश वो भी रंजन गोगोई। तो आप मनोनीत का और राज्यसभा का सदस्य बनने वाला सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में, तो इनका आप विशेष तौर से ध्यान रखें। एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूं कि रंजन गोगोई है वो सर्वोच्च न्यायालय से राज्यसभा में मनोनीत होने वाले पहले सदस्य, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय से राज्यसभा के सदस्य बनने वाले तीसरे न्यायाधीश है। तो इनका प्रश्नों का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के संदर्भ में। तो मित्रों भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त है वो बिमल जुल्का बने हैं और इन्होंने 6/3/2020 को शपथ ली है, यानी 6 मार्च 2020 से इनका कार्यकाल शुरू हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति के आदेश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो प्रश्न अगर ऐसा आ जाता है कि उस ऑप्शन में अगर यह रहे कि राष्ट्रपति द्वारा और एक ऑप्शन ये रहे कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति के आदेश या सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। यानी भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने, बिमल जुल्का बने हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति की सिफारिश पर। इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। और मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और सूचना आयोग में, केंद्रीय सूचना आयोग में कुल सदस्य कितने होते हैं, तो इनमें कुल सदस्य है वो 10 होते हैं, यानी अधिकतम सदस्यों की संख्या 10 होती है। अब बात कर लेते हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में जो कि संसद की स्थायी समिति से संबंधित है। मित्रों यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए संसद की स्थायी समितियों में 3 समितियां होती है, एक तो लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति और तीसरी होती है लोक उद्यम समिति। कौन कौन सी, लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उद्यम समिति। तो ये भी हाल ही में चर्चा में रही है क्योंकि इसमें हाल ही में एक सदस्य को है वो नियुक्त किया गया था संसद की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में। तो देखिए लोकलेखा समिति का गठन है वो 1921 में हुआ था। संसद की लोकलेखा समिति का गठन कब हुआ था, 1921 में। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। और इसके वर्तमान अध्यक्ष है वो है अधीर रंजन चौधरी। यानी संसद की स्थायी समिति लोकलेखा समिति
संसद की स्थायी समिति है लोक लेखा समिति, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है मित्रों? तो इसके अध्यक्ष है मित्रों अधीर रंजन चौधरी। यानी लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो गए? अधीर रंजन चौधरी। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है सदस्यों का कार्यकाल। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो मित्रों आप इस प्रश्न का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो मित्रों इसका उत्तर होगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अन्य भी। मित्रों एक बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि आप करंट जीके पढ़ते रहे, क्योंकि करंट जीके से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद हवाई अड्डे का नामकरण छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर किया गया। अगर प्रश्न पूछा जाए कि हाल ही में किस राज्य के हवाई अड्डे का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखा गया, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखा गया। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी अब गैरसैंण होगी। यानी उत्तराखंड की राजधानी 2 बना दी गई है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंण होगी। तो आप कमेंट करके बताइए कि गैरसैंण के अलावा उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास अगर अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जितने अधिक व्यू आएंगे, जितने अधिक लाइक्स और शेयर आएंगे, उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।